हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्पेन का एक रीजनल शो जो वहां पे फ्लॉप हो चुका था, पूरी दुनिया का मोस्ट वॉच्ड वेब शो बन चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट के बारे में। इसके साथ ही आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स की एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से वो बैक टू बैक लगातार सक्सेसफुल शोज बना पा रहा है। आपको जान के ये शौक लगेगा कि नेटफ्लिक्स सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ी डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जिसको सब कुछ पहले से ही पता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आप सारी की सारी चीजें समझ पाओगे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। एंड डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं, तो इजीली इस वीडियो को एंजॉय करो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 में, जब स्पेन में एक रीजनल शो लॉन्च होता है जिसका ओरिजिनल नाम था द एविक्टेड। लेकिन जब इसको रिलीज किया जाता है, इसका नाम रखा जाता है ला कासा डी पेपल, जिसका मतलब होता है द हाउस ऑफ पेपर। तो जब इस शो को रिलीज किया जाता है तो इस शो की व्यूअरशिप एवरेज आती है और सीजन 2 में इसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा फ्लॉप हो जाती है, जिसकी वजह से जो शो के मेकर्स हैं उनको लगता है, वो डिसाइड करते हैं कि अब इसको फर्दर नहीं बनाएंगे। इसके बाद नेटफ्लिक्स जो है इस शो को एक्वायर कर लेता है और इस पूरे शो को रीनेम करता है मनी हाइस्ट के नाम से, जिसके बाद वो उसकी इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंच पाता है। अब जब नेटफ्लिक्स इस शो को बाय कर लेता है और इसको वो अपने कैटलॉग में ऐड करता है, तो सडनली ये जो शो है ये बहुत सारी कंट्रीज में टॉप व्यू शो बन जाता है। जैसे फ्रांस की बात करो, इटली की बात करो, पोर्टुगल की बात करो, ब्राजील की बात करो, तो पूरी दुनिया में सडनली ये जो शो है ये पॉपुलर होने लगता है। एंड आपको जान के ये हैरानी होगी कि नेटफ्लिक्स इसको प्रमोट तक नहीं करता था, उसको पता नहीं था कि इस शो का इतना ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन जैसे ही ये शो लोगों के बीच में जाता है, ये शो अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग दिखाता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब होता है लोग आपस में एक दूसरे को प्रमोट करते हैं कि ये शो देखो, ये शो बहुत अच्छा है। इसका रीजन है कि जो शो के एक्टर्स हैं उनसे लोगों का एक कनेक्ट बन जाता है। जो भी कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के ऊपर इनके नाम रखे हुए हैं, चाहे बर्लिन की बात कर लो, आप टोक्यो की बात कर लो, आप डेनवर की बात कर लो, लोगों का एक कनेक्ट डेवलप हो गया उन लोगों के साथ। एंड लोगों ने इस पूरे के पूरे शो को आपस में इतना ज्यादा प्रमोट किया कि ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। एंड आज की डेट में पूरी दुनिया का मोस्ट वॉच्ड नॉन इंग्लिश लैंग्वेज शो बन चुका है। और जब इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो गया, तो सीजन 2 के बाद ये डिसाइड किया गया कि शो के फर्दर सीजन्स बनाए जाएंगे, एक और हाइस्ट प्लान की जाएगी, जिससे हम अपने ऑडियंस को और ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाए। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने इसका बजट भी इंक्रीज कर दिया और पूरी दुनिया के जो फॉलोअर्स हैं वो भाई इसका वेट करने लगे। और आप मानोगे कि जो दुनिया के सेलिब्रिटीज है बड़े बड़े, उन सेलिब्रिटीज ने भी मनी हाइस्ट को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। जैसा आप स्टीफन किंग की बात करो, आप बेंजेमा की बात करो, आप एम्बेपे की बात करो, तो इतने सारे लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करा, जिसके बाद ये शो और ज्यादा वायरल होने लगा। इसके साथ ही अगर आपने नोटिस किया हो तो ब्राजीलियन फेमस फुटबॉलर जो है नेमार, वो भी भाई इस शो में कैमियो का रोल प्ले करते हैं और मनी हाइस्ट में आ जाते हैं, और वो भी एक सुपर फैन इस शो के बन गए। तो इतने सारे सेलिब्रिटीज जब इस शो को प्रमोट करते हैं, लोगों ने ऑर्गेनिकली शो को इतना ज्यादा प्रमोट किया, तो भाई पूरी दुनिया में ये शो वायरल हो गया। और इस तरह से इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी ऑडियंस पूरी दुनिया में इंक्रीज होती रही, और ये इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि इनको 46 एमए अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड भी मिला। तो इस पूरी की पूरी सीरीज को पूरी दुनिया में इतने ज्यादा अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड आज की डेट में सबसे ज्यादा हाइप और सबसे ज्यादा लोग इस सीरीज का वेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि और क्या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से एक ऐसी सीरीज जो स्पेन में फ्लॉप हो गई थी, अब की डेट में इतनी ज्यादा वेट कर रहे हैं लोग, पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा पॉपुलर है। तो इसके कुछ कुछ रीजंस है। एक तो रीजन है रेजिस्टेंस का। अगर इस शो की पर्टिकुलर बात करें तो तीन चीजें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, वो हुई सबसे पहले रेंट जंपसूट्स, और उसके बाद जो इनके मास्क थे जिनको बोला जाता है डाली मास्क, एंड जो इस पूरे के पूरे शो का थीम था बेला चाओ, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और ये इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि रियल वर्ल्ड में पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे जहां प्रोटेस्ट होते हैं, तो बहुत सारी कंट्री, जैसे आप फ्रांस की बात करो या आप सऊदी अरेबिया की बात करो, तो बहुत सारी कंट्रीज में लोगों ने बेला चाओ या फिर ये मास्क लगा के या रेड जंपसूट पहन के गवर्नमेंट सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और
इस वजह से ये कैरेक्टर्स, ये पूरा का पूरा शो रियल लाइफ में आ गया, लोगों की डे टू डे लाइफ में ये इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं बेला चाओ, जो इस पूरे के पूरे शो का थीम है, ये एक तरह से यूज हुआ था, इसका मतलब होता है गुड बाय। तो ये यूज किया था जब बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर टू के टाइम रेजिस्टेंस हुआ था, जो इटालियन लोग थे उन्होंने जब भाई रेजिस्ट किया था कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, तो उन्होंने भाई अपना एक थीम निकाला था बेला चाओ। एंड इस बेला चाओ के बेसिस पे पूरी दुनिया में आज के डेट में सॉन्ग्स बन रहे हैं और लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, करप्शन के अगेंस्ट में जो भी प्रोटेस्ट होता है वहां पे इसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये शो जो है लोगों के इमोशंस में चला गया, ये जो कैरेक्टर्स हैं लोगों के माइंडसेट में चले गए और ये शो और ज्यादा वायरल होता गया। एंड इस शो का एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट जाता है जो इनके लीड एक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, तो इनके बारे में आपको एक फन फैक्ट बता देता हूं कि ये जो एक्टर हैं इन्होंने 5 बार अपना ऑडिशन दिया। एंड आपने अगर नोटिस किया होगा, ये अपने ग्लास को जो एडजस्ट करते हैं, ये इनका खुद का पर्सनल इनपुट था, जो पूरी दुनिया में आज की डेट में इस शो का सिग्नेचर बन चुका है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर एक स्टोरी लाइन अच्छी है और उस स्टोरी लाइन के साथ अगर आपकी ऑडियंस एक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पा रही है और वो जो इमोशंस है जो वो एक्टर्स डिस्प्ले कर रहे हैं वो रियल लाइफ में अगर लोगों के आ जाएं, तो वो शो ऑर्गेनिकली भी बहुत ज्यादा प्रमोट हो सकता है और लोग आपस में ही उस शो को वायरल बना सकते हैं। तो ये तो कहानी थी मनी हाइस्ट की। अब क्वेश्चन निकल के आता है नेटफ्लिक्स का, कि नेटफ्लिक्स ऐसा क्या करता है कि बैक टू बैक वो इतने सारे सक्सेसफुल शोज को प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसके पीछे अगर मैं आपको बताऊं तो कहानी है बिग डेटा की। बिग डेटा एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में लोग ये बोलते हैं कि दिस इज द फ्यूचर। तो इसी का एग्जांपल आपको समझाता हूं कि नेटफ्लिक्स बिग डेटा को कैसे यूज करता है। अब आपको जान के शौक लगेगा कि आप कोई भी ऐसी चीज जो नेटफ्लिक्स पे करते हो वो सारी की सारी चीज आपकी रिकॉर्ड की जाती है, एनालाइज होती है। आपने कब पॉज किया, कब आपने कौन सा सीन रिवाइंड करके देखा, कौन सी चीजों को आपने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, आप कौन से दिन नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देखते हो, कौन से डे को देखते हो, किस टाइम पे देखते हो और कौन सी जगह पे देखते हो, आप फोन में देखते हो, लैपटॉप में देखते हो, टैबलेट में देखते हो, किस तरह के आप प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, किस मोमेंट पे आप अपने शो को पॉज करते हो और कब रिज्यूम करते हो, क्या रीजन था कि आपने पॉज कर दिया, कितनी रेटिंग्स आपने दी है, किस तरह से आप स्क्रॉल कर रहे हो, किस तरह से आप अपनी विश लिस्ट बना रहे हो। तो नेटफ्लिक्स इस पूरे डेटा को यूज करता है। अगर आप नेटफ्लिक्स के जो फाउंडर सीईओ हैं, इनका अगर आप एक इंटरव्यू सुनोगे तो इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि हमारा जो कंपटीशन है वो अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं है, स्लीप इज आवर कॉम्पिटिटर। वो ये कहते हैं कि नेटफ्लिक्स को लोग तब देखते हैं जब उनका सोने का टाइम होता है, ब्रेक लेने का टाइम होता है। तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो स्लीप है, तो हमें कुछ ऐसा कंटेंट बनाना है कि लोग अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करके नेटफ्लिक्स पे टाइम स्पेंड करें। तो ये आप देख सकते हो एक फाउंडर, एक सीईओ का थॉट प्रोसेस कितना वाइड है, किस तरह से वो इंसान सोचता है। और इसी रीजन की वजह से वो ये डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं और इस डेटा को यूज करके वो आगे आने वाले अपने शोज बनाते हैं। तो आपने एक बहुत ही पॉपुलर शो के बारे में सुना होगा, हाउस ऑफ कार्ड्स। अब ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स ने रैंडमली ये शो बना दिया, नहीं। अगर आप देखोगे ये शो बनाने के पीछे रीजन क्या था, वो रीजन था बहुत सारे डेटा की अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने इस शो को बनाने के लिए क्या किया, इन्होंने ये देखा कौन सा एक्टर है जो सबसे ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, कौन सा जॉनर है जो लोगों को सबसे ज्यादा देखना पसंद है, कौन से डायरेक्टर के शो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, कौन सी एक्ट्रेस, कौन सा थीम, कौन सा स्टोरी लाइन। तो हर एक चीज के बेस्ट बेस्ट लोगों को इन्होंने उठाया एंड हाउस ऑफ कार्ड्स बना दिया। एंड जैसे इन्होंने ये बनाया, इनको पहले से ही पता था कि ये शो सुपर हिट होगा, क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरी जो इनकी ऑडियंस है उसके डेटा को एनालाइज करके इस शो को क्रिएट किया था। और जैसे ये शो सुपर हिट हुआ, इनकी जो आइडियोलॉजी थी कि डेटा एनालाइज करो और फिर शोज बनाओ, वो वेरीफाई भी हो गई। तो आप यहां से समझ सकते हो कि नेटफ्लिक्स एक एनालिटिक्स कंपनी है इंस्टेड ऑफ अ मीडिया कंपनी। अगर आप यहां देखोगे थ्रू देयर एनालिटिक्स, नेटफ्लिक्स में नो हाउ मच कंटेंट यूजर्स नीड टू वॉच इन ऑर्डर टू बी लेस लाइकली टू कैंसिल। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो कंपैरेटिवली अदर प्लेटफॉर्म से कॉस्टली है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने पहले से ही ये डिटरमिन कर रखा है कि कब मेरे ऑडियंस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। तो उनको ये पता है कि अगर हम पूरे मंथ में 15 आवर्स का नया कंटेंट देते रहें तो 75% से लेस प्रोबेबिलिटी है कि वो अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करेंगे। और अगर हमने कंटेंट 5 आवर्स से लेस बनाया तो 95% चांस है कि वो अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देंगे। तो इस डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं ये लोग और फिर देखते हैं कि क्या हमें कंटेंट हर मंथ देना है जिसकी वजह से लोग हमें पैसे देते रहे। और यही रीजन है कि नेटफ्लिक्स आज की डेट में पूरी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट
प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी केस स्टडी इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ आपने नया सीखा होगा कि किस तरह से बिग डेटा, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस का रोल प्ले हो रहा है इन टेक्नोलॉजी, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके कंज्यूमर बिहेवियर एंड उनकी प्रेफरेंसेस को फिगर आउट किया जाता है एंड उसके बेसिस पे आपको वही चीज प्रोवाइड की जाती है जो आप ज्यादा लाइकली हो देखने के। तो अगर आपको ऐसी और केस स्टडीज या इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।